नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहने का ये मतलब नहीं है कि साइकोलॉजी के जो आप स्कूल देखते हैं, जो प्राइमरी लेवल स्कूल होते हैं, सेकेंडरी लेवल या फिर जो भी स्कूल है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि जो आइडिया थे, कुछ आइडियोलॉजी आए और उसको मानने वाले जो लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको क्या कहा गया, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आइए जहाँ पे हम लोगों ने कल समाप्त किया था उससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन है, कितने हैं और उसके फादर कौन हैं, किसने इस्टेब्लिश किया और क्या कहा है, उसमें आइडिया क्या दिया, आइडियोलॉजी क्या था उनका। इसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जनरली 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का वर्णन होता है। ठीक है, 7 होते हैं। ठीक, कौन कौन है वो आगे हम लोग देखते रहेंगे कौन कौन है। पहला हम लोग बात करते हैं, जो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1879 से। कल का क्लास आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि 1879 में क्या हुआ था, फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्या बना, लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, फर्स्ट लैब किसने डेवलप करा, तो जो डेवलप करने वाले थे वो थे विल्हेल्म ऊंट। ठीक है, विल्हेल्म ऊंट थे और इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इनको कहा गया है। फादर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बातें करी हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से एक और बात मैं बता दूं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का रिलेशन जिस भी फील्ड से है, हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए साइको एनालिटिक स्कूल है, तो साइको एनालिटिक स्कूल को मानने वाले हैं, उनका जो रोल है जिस फील्ड में, वो जिस चैप्टर से मैच होगा हम लोग वहाँ उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कह सकते हैं प्रिसाइज वे में बस थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो विल्हेल्म ऊंट थे, इन्होंने जो स्कूल को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, वो क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म। जिसको हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। ये स्कूल था, पहला स्कूल हम लोग ले सकते हैं कि फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में कौन सा होगा, स्ट्रक्चरलिज्म होगा। ठीक है, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। इसके फादर कौन होंगे, इसके फादर ये होंगे। ठीक है, विल्हेल्म ऊंट कौन होंगे, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन हो गए, विल्हेल्म ऊंट हो गए। ठीक है, इसके मानने वाले ने क्या कहा है, तो इसके मानने वालों ने क्या कहा, किस पे जोर दिया है, वो जोर दिए हैं किस पे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे, कि साइकोलॉजी क्या होता है, कुछ मेथड्स के द्वारा ही साइकोलॉजी को हम क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो जो मेथड है जिससे कि आप साइकोलॉजी में जिस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसके लिए इन्होंने जो मेथड दिया वो क्या था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ये इन्होंने बताया। क्या है इंट्रोस्पेक्शन, क्या है, एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि आप खुद के विचारों को क्या करते हैं, बताते हैं, और उसके आधार पे ही क्या होता है, आपके जो भी आपके पर्सनालिटी या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपके विचार हैं, आपके बिहेवियर हैं, उसको क्या किया जाता है, उसके आधार पे ही रीड किया जाता है, उसके आधार पे ही आपके अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण, कि आप अपने आप को निरीक्षण कर रहे हैं और उसके आधार पे क्या होता है, आप
कुछ जजमेंट तैयार करते हैं, कुछ विचार बनाते हैं किसी के बारे में भी, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हुआ इनका। उसके बाद इसके मानने वाले और कौन थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके मानने वाले जो थे उसमें एक नाम था टीचनर का, ठीक है। टीचनर भी क्या थे, इनके कह सकते हैं कि वो शिष्य थे। उन्होंने भी अहम योगदान दिया किसमें, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल को डेवलप करने में, ठीक है। टीचनर का क्या रोल था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टीचनर ने क्या कहा था कि मन की जो संरचना है, ठीक है, उसको क्या किया, उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। टीचनर क्या किया था, जो मन की संरचना होती हैं उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया, क्लासिफाई करने की कोशिश किया, ठीक है। ठीक, तो ये बातें हुई किसकी, स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, 1879 से, जब फर्स्ट लेबोरेटरी बना। विल्हेल्म वुंट इसके फादर थे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड था। इसके मानने वाले जो दूसरे थे वो कौन थे, टीचनर थे। मन की संरचना को वर्गीकृत करने का प्रयास किए थे कौन, टीचनर इसके कौन थे, वो शिष्य थे, ठीक है। तो ये पहला स्कूल हो गया। चलिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्कूल कौन सा है, तो अगला स्कूल है आपका साइको एनालिटिक स्कूल, ठीक है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अगला है साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक जो स्कूल था वो कब डेवलप हुआ, वो 1900 के आसपास डेवलप हुआ था। 1900 में डेवलप हुआ था, ठीक है। 1900 में डेवलप हुआ था और उसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, तो उसको डेवलप करने का श्रेय जाता है सिगमंड फ्रायड का। आप लोग सिगमंड फ्रायड का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जो अगला था सेकेंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें कौन थे, वो था साइको एनालिटिक, ठीक है। साइको एनालिटिक मनोविश्लेषणात्मक स्कूल था, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, मनोविश्लेषणात्मक स्कूल, ठीक है, या मनोविश्लेषणवाद, जो इसको मानने वाले हुए वो वाद हो गए, ठीक है। इसके फादर, इसको डेवलप किसने किया, तो फादर ऑफ साइको एनालिटिक कौन है, सिगमंड फ्रायड, जिसको आप लोग जिसको ऐसे आप लोग लिखते हैं, सिगमंड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सिगमंड फ्रायड होगा। अगर साइकोलॉजी में देखा जाए तो साइकोलॉजी में इनका बहुत ही अहम योगदान है। कंट्रोवर्शियल रहे हैं ये, लेकिन इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में भी इनके जो भी थ्योरी हैं उसको पढ़ाया जाता है। इनका जो साइको एनालिटिक था वो मेन किस पे था, पर्सनालिटी पे इन्होंने काम किया था। हम लोग आगे जब पर्सनालिटी की क्लास करेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका पर्सनालिटी में किस तरह का योगदान रहा है, ठीक है। ये किस किस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या क्या इनका आइडिया रहा है, किस फील्ड में इन्होंने काम किया है, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो साइको एनालिटिक में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बातें होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें क्या होता है, तीन है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे बट ब्रीफ में बता देता हूं। ईड क्या है, ईड जो जन्म से है, ठीक है,
ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको खुशी चाहिए, इंस्टेंट खुशी चाहिए। आप कुछ भी देखते हैं, इसको क्या होता है, इसको सिर्फ इतना ही मतलब है ईड को कि आपको खुशी चाहिए, इंस्टेंट खुशी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर आप मना करेंगे तो ये आपको फिर क्या करेगा, आप में स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ईड क्या होता है, ये काम करता है किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे न दिखे। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक देख चुके हैं। आगे चलिए, ईड के बारे में आगे ऊपर वर्णन कर देता हूँ। ईड, ईगो, सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है, इसके बारे में, ठीक है। चलिए नीचे से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, साइको एनालिटिक। आगे चलिए, जो ईड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो ये करता है मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए हिंदी क्या है इसका, ईदम बोलते हैं, ईगो को अहम बोलते हैं, और इसको परा अहम बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी हो गई। तो यहां तक आपने देखा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बातें हुई। अब चलते हैं, माइंड का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, और माइंड को भी इन्होंने क्या किया था, माइंड के कुछ स्टेजेज होते हैं, 3 स्टेजेज में इन्होंने माइंड को क्या किया था, वर्गीकृत किए थे इन्होंने। ठीक है, क्लासिफाई किए थे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, माइंड के बारे में बात करते हैं कि माइंड के बारे में इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने माइंड के बारे में 3 स्टेजेज बताए थे। वो स्टेजेज होते हैं, पहला है अनकॉन्शस, जिसको बोलते हैं अचेतन। दूसरा है सबकॉन्शस, ठीक है, जिसको अचेतन, इसको बोल सकते हैं आप उपचेतन बोलिए। ठीक है, और थर्ड है आपका कॉन्शस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनकॉन्शस, सबकॉन्शस, कॉन्शस। कॉन्शस का क्या हो जाएगा, चेतना या चेतन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, या हमारी जो एक्टिविटी होती हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, उस पर क्या होता है, इन्हीं तीनों का प्रभाव पड़ता है। जिसमें इसका कितना प्रभाव पड़ता है सॉरी 90%, और इसका 10% प्रभाव पड़ता है। ये अगर इसको आप देखेंगे तो ये 9/10 कहीं ना कहीं क्या करता है, आपके पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है, और ये करता है 1/10। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, किसका पार्ट ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो कौन सा हो जाएगा, अनकॉन्शस, और कॉन्शस कितना, 10%। इनकी आप देखेंगे, इनका जब भी थ्योरी रहेगा वहाँ पे आपको एक इस तरह का फोटो बना होगा कि ये ऐसे रहेगा, आइसबर्ग टाइप का ऐसे बना रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका अनकॉन्शस, ये होता है आपका कॉन्शस। ठीक है, वही आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकरा गई थी, वही आइसबर्ग है। आइसबर्ग थ्योरी भी कह देते हैं इनको। क्या है, अनकॉन्शस का देख रहे हैं पार्ट कितना ज़्यादा है और कॉन्शस का कितना कम है। कहीं ना कहीं अनकॉन्शस ही क्या करता है, डिटरमाइन करता है आपके पर्सनालिटी को। 90% इसका भाग है, 10% ही उसका भाग है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं, इन्होंने जो पर्सनालिटी के लिए या जो फिर आपके बिहेवियर को रीड करने के लिए जो इन्होंने मेथड दिया, वो क्या था, ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं।
आप सिर्फ टर्म याद रखिए, आगे जब पर्सनालिटी की क्लास होंगी तो वहाँ पे सारे डिस्कस होंगे फिर से, ठीक है। तो ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं। ड्रीम क्या होता है? तो ड्रीम होता है फुलफिलमेंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, या इन्होंने ड्रीम के बारे में बोला है कि ड्रीम क्या है? एक रॉयल रोड है, कहाँ पे जाने का? अनकॉन्शस में जाने का। आप ड्रीम के माध्यम से क्या होता है, आप अनकॉन्शस में जाते हैं। कभी कभी ऐसे सपने भी देखते हैं जो काफ़ी पहले घटित हुई होती हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स, या फिर आप बहुत ज़्यादा कभी कभी डरावने सपने देखते हैं, तो उसका भी कारण होता है कि आप अगर कुछ डरावनी इवेंट आपके लाइफ में पहले हुई होती हैं, उसी का इफेक्ट होता है। तो ड्रीम एनालिसिस लिखिए यहाँ पे, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस। उसके बाद क्या है, ये बात करते हैं, लिबिडो की बात करते हैं। इनके जो थ्योरी है उसमें लिबिडो का भी काफ़ी अहम योगदान है, लिबिडो, ठीक है। लिबिडो की बात करते हैं। लिबिडो क्या है? साइकिक एनर्जी है। ये क्या है? आपका साइकिक एनर्जी है। उसके बाद ये बात करते हैं किसके बारे में? तो उसके बाद बात करते हैं ये इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। इंस्टिंक्ट में क्या होता है? दो तरह के इंस्टिंक्ट की बातें करते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? इरोस। इसको क्या बोलते हैं? थैनाटोस, ठीक है। देखते होइएगा डेविल जो होता है थैनाटोस, मूवी में भी आप देखते होइएगा कि हॉलीवुड के मूवी में भी इसकी बातें होती हैं। जो डेविल होते हैं थैनाटोस होते हैं, इरोस होते हैं, जो लाइफ सेविंग होते हैं, ठीक है। तो इसकी बातें करते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें जिसको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग पर्सनालिटी के जो भी क्लासेज होंगी वहाँ पे हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो साइको एनालिटी के बारे में बात किए। इसके मानने वाले और कौन कौन है? तो इसके मानने वाले जो हैं उसमें कार्ल जुंग है, इरिक इरिक्सन है, ठीक है। अन्ना फ्रायड जो इनकी डॉटर थी वो भी है, अन्ना फ्रायड भी साइको एनालिटिक में। चलिए अगला चलते हैं अगले स्कूल की तरफ। जो अगला स्कूल है वो है फंक्शनलिज्म, ठीक है। ये कब आया था? 1900 में आया था। कौन? साइको एनालिटिक, ठीक है। फंक्शनलिज्म की बात करते हैं हम लोग। फंक्शनलिज्म कब शुरू हुआ? थर्ड स्कूल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकार्यवाद। ये स्टार्ट हुआ 1912 में, ठीक है। इसमें कौन कौन है? तो इसमें नाम देखिए, इसमें नाम है आपका विलियम जेम्स, जिसकी बहुत फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा। इसमें कौन कौन हुए? इसमें हो गए आपके विलियम जेम्स, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन हो गए? विलियम जेम्स। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें और कौन कौन है। तो इसमें आपके नाम सुने होंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। इसको मानने वाले में चार्ल्स डार्विन भी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गए इसके मानने वाले। कौन है? चार्ल्स डार्विन। उसके बाद है इसमें एक और मानने वाले हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को चला करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। नोट बना सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे भी, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। आगे देखिए, इसमें जॉन डेवी भी हैं,
इसको मानने वाले जॉन डेवी का क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग जॉन डेवी के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक भी है। प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील शिक्षा, ये एक अलग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन है। तो जॉन डेवी के बारे में आपने देखा, इनका क्या कहना है, इनका आइडियोलॉजी क्या है। तो ये मानते हैं कि जो भी फंक्शंस हम करते हैं उसी के आधार पे क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी या हमारा जो एक्टिविटी बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, रीड किया जाता है, ठीक है, फंक्शंस। और फंक्शंस ही क्या करता है, आपके बिहेवियर को क्या करता है, बेस प्रदान करता है, ठीक है। जैसा फंक्शन करते हैं उसी के आधार पे आपके बिहेवियर को समझा जाता है। आप गुस्सा करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका बिहेवियर उससे प्रभावित होगा, और बिहेवियर प्रभावित होगा तो उसी से लोग क्या करेंगे, आपके बारे में एक जजमेंट तैयार करेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एग्रेसिव पर्सनालिटी है, ठीक है। तो फंक्शन ही क्या है, बिहेवियर का आधार है, बिहेवियर का क्या है, बेस है, ठीक है। ये बातें करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बातें होती हैं, किसमें, फंक्शनलिज्म ही है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बातें करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज भी अलग एक क्लास होगी इसकी, ठीक है। आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेज की बात करते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्लास में एक ही जैसा सुविधा मिलता है सारे बच्चे को, लेकिन सारे बच्चों का परफॉर्मेंस होता है अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे कि सब अलग अलग फैमिली से आता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फैमिली के दो मेंबर, दो भाई एक ही क्लास में हो, एक ही सुविधा मिला हो, एक ही टीचर पढ़ाते हो, फिर भी दोनों के परफॉर्मेंस में अंतर होता है। क्यों होता है, तो उसका कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक गार्जियन अपने बच्चे को बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं कि तुमको भी वही सुविधा मिला, उसको भी वही सुविधा मिला, फिर भी तुम्हारा परफॉर्मेंस क्यों खराब है, शर्मा जी का बेटा अच्छा कर गया, तुम नालायक हो, ये हो, वो हो। ये इस तरह की बातें जो होती हैं उसके पीछे कारण यही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, व्यक्तिक क्या होता है, विभिन्नता, जिसके कारण ही आपका परफॉर्मेंस या आपकी एक्टिविटी दूसरे से अलग होगी, आपके सोचने का तरीका अलग होगा, इंटेलिजेंस आपका अलग होगा, आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, तमाम चीज़ें आपकी अलग होगी, ठीक है। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकता। इवन ट्विंस ब्रदर जो होते हैं या ट्विंस चाइल्ड जो होंगे वो भी एकदम सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेज उसमें जरूर पाई जाएंगी, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेज उसी को बोलते हैं, उसके आधार पे ही इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अलग चैप्टर बना करके, अलग चैप्टर ही हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। इसके मानने वाले में एक और है, फंक्शनलिज्म को मानने वाले में, जिसका नाम है थॉर्नडाइक। हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में भी बहुत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक का जो वर्क है, थॉर्नडाइक का जो वर्क है वो लर्निंग थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक अगर कहेंगे कि अगर कहा जाए कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, तो वो थॉर्नडाइक ही है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन है, थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या था, फंक्शनलिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म यहां तक था कि ये स्कूल, थर्ड स्कूल की हम लोगों ने यहां पे बातें करी। कौन थी, फंक्शनलिज्म। पहला कौन था, स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा कौन था, साइको एनालिटिक। और थर्ड क्या हुआ, फंक्शनलिज्म। अगले क्लास में हम लोग जो भी बच गए हैं स्कूल उसके बारे में बात करेंगे, जैसे बिहेवियरिज्म है, आपका गेस्टाल्ट है, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, और फिर लास्ट में
कॉग्निटिविज्म है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ, आप मेरी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं।